मीडिया के बंधुओं, जनता सरकार मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों, सबको नमस्कार। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर करमवीर जी, सभी पदाधिकारीगण, आप सब यहाँ इस प्रेस वार्ता में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये वार्ता है, इस वार्ता का मुख्य बिंदु रहेगा कि किस तरह से पूरी व्यवस्था समाज के अंदर गरीब, किसान और देशवासियों को लूटने पर लगी हुई है। आज एक ऐसी उपलब्धि हमारे हाथ लगी है जनता सरकार मोर्चा के, जो कि अभूतपूर्व है और आने वाले समय में इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसका नाम तिलमिलाए हुए हैं सारा बैंकिंग सिस्टम। आप देखेंगे जैसे किसी अजगर के ऊपर किसी का पैर पड़ जाए और वो वैसे फुफकारे मारने लगे जहरीले, वैसा काम बैंकिंग सिस्टम आज हमारे किसानों के साथ कर रहा है। इसी चीज़ का पर्दाफाश करने के लिए पिछले 18-20 साल की अपनी शोध को जब आदरणीय घनश्याम वर्मा जी ने जनता सरकार मोर्चा के साथ मिलकर जब एक किताब का रूप दिया, तो देश के सामने आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, लोन का जो जाल है, मकड़ जाल है, उसके बारे में मालूम पड़ा। इससे पहले समाज में इस पर चर्चा नहीं होती थी। इस किताब में हमने वो सारे दस्तावेज इंक्लूड कर लिए हैं जो आरबीआई ने हमको अपने हाथों से लिख करके दिए हैं, आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय ने हमको लिख करके दिए हैं, और जिसका आशय ये निकलता है कि आपकी जेब में पड़ा बैंक नोट जो रखा हुआ है, जिसको आप रुपया समझ कर उसके साथ डील कर रहे हो, वो नकली है, वो फर्जी है। इस किताब में हमने वो दस्तावेज भी ऐड किए हैं जो ये बता रहे हैं कि जब किसान की असल पूंजी, चाहे उसका पशुधन है, उसका घर है, उसका खेत है, उसकी गाड़ी है, ट्रैक्टर है, या कोई और असल धन, सोना चांदी या कोई और धातु, जब गिरवी रखकर बैंक उसे जो लोन दे रहा है, वो लोन भी पूरी तरह से फर्जी है। इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के लिए लगातार जनता सरकार मोर्चा के द्वारा जो कर्जदार लोग हैं, जिनसे कर्ज की अदायगी नहीं हो रही थी, उनके आवेदन लगाए जा रहे थे, जिसमें हम आरटीआई डाल करके बैंकों से पूछ रहे थे कि आपने जो पैसा हमको दिया है वो असल है या नकली है, कम से कम आप इसके बारे में कुछ लिख करके तो दे दीजिए। बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। आप सबके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के इस बैंकिंग सिस्टम को नकार करके अपना एक आज़ाद भारत बनाया। उसकी आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद रुपया और आज़ाद हिंद सरकार बनाई। कोई भी देश, उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी उसके रुपये में होती है, और यदि अपने देश के पास अपना रुपया नहीं है तो हम आजाद नहीं हो सकते। आपकी जेब में पड़ा हुआ रुपया, ये असल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक असल में बैंक ऑफ सेटलमेंट इंग्लैंड की एक सब्सिडरी शाखा है, जो 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक चालू किया गया था, जिसका असली उद्देश्य भारत की संपदा को लूट करके इंग्लैंड लेकर के जाना था। और जो काम लगातार आरबीआई और उसके अंतर्गत आने वाले सारे बैंक करते आ रहे हैं। हमारे पास जो सोना रखा होता है आरबीआई के पास, जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, 2-3 महीने के बाद आरबीआई ने 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था।
राज्यसभा में उसका जवाब देते समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब देते हुए कहा था राज्यसभा में कि वो 200 टन सोना हमने सुरक्षा कारणों से इंग्लैंड भेजा है। यानी आरबीआई ने वो सुरक्षा कारणों से, कि यहां वो सोना सुरक्षित नहीं था, इसीलिए अपने बैंक ऑफ सेटलमेंट में भेजा है। वो कहां पर रखा जाता है, कितना सोना हमारे पास है, इन सब की जानकारी आरबीआई ने हमको आरटीआई के माध्यम से दी, जिसका जिक्र इस किताब में हमने किया हुआ है। ये किताब हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेजी है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेज रहे हैं और आपकी लोकल अदालतों में भी भेज रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने आवेदन लगाते हुए जब एक अपने बुलंदशहर के कोर्ट में, जब जिला अदालत में जब एक केस आया अपने जयप्रकाश यादव जी का, और वो केस अब एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा, जिसको पहले नकारा जा रहा था। कुछ दलीलें ऐसी, जब इस किताब के आने के बाद में कुछ दलीलें ऐसी हो गई जिनसे बचना बहुत मुश्किल हो गया बैंकों का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें आरबीआई, डीएम, तहसीलदार और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर्स और उनके चीफ मैनेजर्स तक को तलब कर लिया गया है। वित्त सचिव को भी, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव को भी। कहने का अर्थ यह हुआ, हम आपके सामने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये भी शंका जाहिर करने जा रहे हैं, हालांकि किसी भी सब जुडिस केस के बारे में डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए कहीं पर भी, ऐसा उन लोगों ने नियम बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए हम आपको बताते हैं कि बैंकों के ऊपर हमारा कर्जा निकलता है, जो हमने एक्स्ट्रा उनको पे किया हुआ है वैध रुपए में, जब हमने अपना पेमेंट कर दिया है। और हमारे जो शंका है वो ये है, कहीं ऐसा ना हो कि रुपए के ऊपर बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तरह, आप रामवृक्ष यादव का एग्जाम्पल जानते होंगे, जवाहर बाग कांड के बारे में आप जानते होंगे। अखिलेश यादव की सरकार थी और किस तरह से इस रुपए के मसले को दबाने के लिए रातों रात उनके ऊपर गोलियां चला करके निहत्थे लोगों को मार दिया गया था, और यह कह दिया गया था कि उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, इसलिए जवाबी फायरिंग में हमने उनके ऊपर गोलियां चलानी पड़ी। वो किस्सा बिल्कुल सेम है जब इस आरबीआई के माध्यम से चल रही अंग्रेजों के इस देश के ऊपर चल रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश जब भी होने लगता है, जो भी व्यक्ति इस मुद्दे पर बोलता है उसके साथ ये वही करते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ किया। उनको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित कर दिया, रामवृक्ष यादव को देशद्रोही घोषित कर दिया। और अब जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से जिस जज ने ये मुकदमा और इसके साथ लगने वाले और 3 मुकदमे लेने की हिम्मत की है, जुर्रत की है, और वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव तक को भी तलब करने की हिम्मत की है, हमें शक है कि आने वाले टाइम में उनकी जान को भी खतरा ना हो और साथ के साथ उनके तबादले की कार्रवाई के साथ में इन केसों को दबा ना दिया जाए। इसलिए मीडिया के बंधुओं की ये ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस बात को दृढ़ता से रखें, ताकि समाज में ये बात जा सके कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ छल हो रहा है। इसके बारे में लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि इस देश में 2 तरह की करेंसी चल रही हैं, एक जो भारत सरकार छापती है और एक जो भारतीय रिजर्व बैंक छाप रहा है। 1 रुपये का नोट भारत की सरकार छाप रही है और बाकी के सारे नोट रिजर्व बैंक छाप रहा है। और अब रिजर्व बैंक, जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 में जो मेंशन है कि कोई भी व्यक्ति अपने नोट के बदले अपना रुपया ले सकता है, उस नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो 500 रुपए क्या है इसके बारे में चर्चा नहीं होती है, किसी भी अर्थशास्त्री की किताब में उस रुपए के ऊपर चर्चा नहीं होती, किसी इकोनॉमिक्स के पीएचडी को भी ये चीज नहीं पढ़ाई जाती कि वो रुपया क्या है, वो कहां रखा है, और आरबीआई का गवर्नर जब देगा तो वो क्या देगा। हमने इस किताब के माध्यम से सारे देश को बताने की कोशिश की है कि रुपया किसी भी वस्तु के मूल्य का मापक है। उपने इसका नाम, इस किताब का नाम ही रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन रखा है कि रुपया किसी वस्तु के मूल्य का मापक है और मापक बिना मानक के नहीं हो सकता है।
और हमारे भारत के रुपए का मानक है 15 रुपया बराबर एक मोहर। मोहर में होता है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट। उसकी कीमत जब हम 15 से भाग देते हैं एक मोहर के वजन को, तो 1 रुपए की कीमत निकल कर आती है, यानी 1 रुपए का जो मानक निकल कर आता है वो है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। इस 777 मिलीग्राम शुद्ध सोने की आरबीआई के नोट में कीमत अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आज के टाइम पर लगभग 6000 रुपए के नोट के बराबर आती है। यानी आप जब भी बैंकों में अपनी किस्तें जमा कराते हो और बैंकों से जब आप लोन लेते हो, तो असल में आपके साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ, इस बात को समझिएगा, यह सिर्फ इन लोगों के साथ नहीं है जिनका केस अभी कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया है, यह बात देश के प्रत्येक नागरिक के साथ हो रही है कि हर ट्रांजैक्शन में आपके साथ 6000 गुना की ठगी होती है। जब भारत का आदमी रुपया कमाता है तो वो, जब आदमी कमाता है तो वो रुपए में कमाता है। वो जमीन से खोद करके अन्न निकाले, वहां उसको कोयला मिले, उसको अपने पशुधन को बेच करके या दूध को बेच करके या किसी भी ऐसी चीज जो उसने उत्पादन किया है, अपने उत्पादन को जब वो बेचता है तो उसकी जो कीमत जो लगाई जाती है वो रुपए में लगाई जाती है। तो वो जो पैसा कमाता है वो भारतीय रुपया है, और जब उसे लोन मांगने बैंक में जाना पड़ता है और बैंक जो उसके खाते में ट्रांसफर करता है वो भारतीय रुपया ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि वो बैंक नोट ट्रांसफर करता है। हमने आरबीआई से यह पूछा कि आप जो नोट छापते हो क्या इसका कोई नियम है? आप जो नोट छापते हो यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा नोट वैध है, कौन सा अवैध है? आपको जानकर हैरानी होगी, आरबीआई ने हमको लिखित दस्तावेज में यह बताया कि वैध रुपए का हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। मतलब आरबीआई के पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। हम इसका यह अर्थ मानकर चलते हैं कि जितना रुपया उन्होंने छापा है वो सारा अवैध है, या हम इसका ये अर्थ मानकर चलते हैं कि जिस रुपए के पीछे, जिस नोट के पीछे मानक रूपी सोना आरबीआई में रखा हुआ है, जिसको आपने अभी तक अपने पुरखों से सुना होगा कि बैंकों के पास जितना सोना होता है उतना ही नोट छाप सकते हैं, वो कितना सोना कितने रुपए के बराबर होता है? वो होता है 15 रुपए बराबर एक मोहर। यानी 1 तोला सोना 15 रुपए के बराबर में रखना पड़ता है उनको। यदि वो नहीं रखते हैं तो वो नोट नकली माना जाता है। तो जो आपको लोन दिया जाता है, जो आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है, पहला सबसे बड़ा घोटाला यह निकल कर गया आया बैंकों का कि वो आपको लोन देते हैं हवा में से। मतलब आमतौर पे होना क्या चाहिए कि बैंक के पास जितनी पूंजी रखी है, जितना रुपया रखा है, उसी में से वो लोन देगा और उसकी वो पूंजी कम हो जाएगी। लेकिन असलियत में बैंक जो लोन देता है वो हवा में एक अकाउंट क्रिएट करता है जिसको वो क्रेडिट अकाउंट बनाता है। उस क्रेडिट अकाउंट में डिजिट लिखता है और वो डिजिट लिख करके फिर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यानी आपको जो लोन दिया गया है वो पैसा कहीं पर है ही नहीं। और आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर, उनके नियमों के अंदर यह लिखा हुआ है कि यदि बैंक के पास 1000 करोड़ रुपया जमा है तो बैंक 10,000 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकता है। जो रुपया बैंक के पास है ही नहीं वो लोन दिया कैसे? और उसकी बराबर में कोलेटरल रखा जाता है हमारे देश के नागरिक की पूंजी को, उसकी खेत की जमीन को, उसके घर की जमीन को, या उसकी दूसरी पूंजियों को। यानी असली पूंजी को गिरवी रख के हवा में पैदा किए गए डिजिट के बदले में देश के लोगों का धन लूटा जा रहा है। क्योंकि जब देश के अंदर वो करेंसी ही नहीं होगी जितना उन्होंने लोन दे दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, आरबीआई ने अभी तक जो नोट छापे हैं वो 34 लाख करोड़ रुपए के नोट छापे हैं। 8 नवंबर 2016 से पहले भारत में 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी। आरबीआई जब ये घोटाला हुआ नोटबंदी का, इस नोटबंदी के घोटाले के बाद देश में करेंसी हो गई 34 लाख करोड़ की। बाद में 2000 का नोट बंद भी कर दिया गया था। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि इस 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी के बराबर में देश के लोगों को 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ है। यानी अगर आज की सिचुएशन को भी एज इट इज रोक दिया जाए
तो करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी का नीलाम होना तय है, चाहे वो मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी, घर, कुछ भी है, वो सब नीलाम होना तय है। और ये लोन डे बाय डे और दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर घर की महिलाओं को लोन दिया जा रहा है। नई नई एप्लीकेशंस के जरिए आपको बिना मतलब के लोन दिए जा रहे हैं। आपके पास फोन आ रहा है कि बिना डॉक्यूमेंट के आपको लोन मिल रहा है, कोई अप्रूवल नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, आपको खाली यस कहना है और आपके खाते में डिजिट आ जाएगी और आप उस डिजिट का भुगतान करने के लिए दिन रात मेहनत करके रुपया कमाते हो। आपके साथ 6,30,000 रुपए का जब लोन दिया जाता है तो असल में आपको 100 रुपए दिए जाते हैं, यानी आप 100 रुपए का भुगतान करने के लिए 6,30,000 रुपए का भुगतान करते हो। इतनी बड़ी ठगी हो रही है, जिसको हम आपको बता रहे हैं कि 6,000 गुना की ठगी। इस बैंकिंग सिस्टम को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। देश के लोगों को यह समझना बड़ा जरूरी है कि मानव इतिहास का आज तक भारत के साथ अगर कोई सबसे बड़ा धोखा हुआ है तो वो बैंक हैं। और अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप ये इस किताब के ऊपर जाइए, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगी, ये आपको अमेजन पे भी मिलेगी, ये आपको जनता सरकार मोर्चा की वेबसाइट पे भी मिलेगी, स्वदेशी हट करके हमारी वेबसाइट है वहाँ भी मिलेगी, और आप हमसे इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं। लेकिन इस बात को जन जन तक पहुँचाइए ज़रूर। और मुख्य तौर पर जो आज की जो वार्ता है उसका मकसद यही है कि हमारे केस कोर्ट में ले लिए गए हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL लगा करके पूरे देश को कर्ज मुक्त घोषित करने वाले हैं। जनता सरकार मोर्चा इस काम पे लगा हुआ है। आपका कोई सवाल यदि बनता है, आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। क्या पूरा मामला, थोड़ा सा? पूरा मामला ये है कि हमारे देश में 2 करेंसी चल रही हैं। एक भारत सरकार द्वारा छापी गई करेंसी, जिसको करेंसी नोट कहा जाता है, जो 1 रुपये का नोट है। आप उस पर गौर से देखेंगे, आपने तो फ़ोन के पीछे लगाया हुआ है, इसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट अब छाप रहे हैं, वो सारे के सारे नोट के ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। उसको भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली, धारा 26 के अकॉर्डिंगली, जितने भी नोट RBI छाप रहा है, उन नोटों के पीछे जो रुपया RBI के पास जमा है वो देने के लिए RBI बाध्य है। लेकिन 2000 से ज्यादा आवेदन लगाने के बाद भी RBI हमारा रुपया देने से मना कर रहा है। और जब हमने ये पता किया कि RBI हमको हमारा रुपया क्यों नहीं दे रहा है, तो इस RTI के जरिए RBI ने हमको जवाब दिया कि आपको पास जो नोट है उसके ऊपर जो गवर्नर का वचन खंड है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो बदला गया है और बदले गए वचन खंड के हिसाब से आपकी जेब में पड़ा हुआ नोट नकली हो जाता है। जैसे लोन की बात आई है कि लोन है पब्लिक पे, इस बारे में क्या कहेंगे? जो पब्लिक के पर जो लोन है, उस लोन को हवा में छाप करके, हवा में बना करके एक डिजिट बना दी जाती है, एक क्रेडिट अकाउंट बना दिया जाता है। उस क्रेडिट अकाउंट में डिजिट लिख करके वो डिजिट्स को आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको लोन के अंदर, आपको लोन के ऊपर, मतलब एक तरह से आपको ऋणी दिखा दिया जाता है। और उसके बाद जब आप उसकी अदायगी करते हो तो वो भारतीय रुपए में कमा करके उसकी अदायगी करते हो। यानी हवा में पैदा किए गए ऋण की अदायगी आप असली धन से कर रहे हो। यह इस देश के प्रत्येक नागरिक के साथ हो रही ठगी है, जिसको रोकने के लिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये मुकदमा जो है स्वीकार भी कर लिया गया। इसके साथ 3 मुकदमे और स्वीकार कर लिए गए और बैंकों को निर्देश दिया गया, DM को, SDM को, तहसीलदार को, वित्त सचिव को और RBI को तलब किया गया है। और यही बहुत ही जल्दी हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL लगा करके पूरे देश की कर्ज मुक्ति के ऊपर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया था प्रेस वार्ता में कि हमारा देश का इंग्लैंड सोना चला गया है, तो क्या देश हमारा आज़ाद नहीं है? क्या कहना चाहिए? जब हमने भारत सरकार से, अपने वित्त उससे, गृह मंत्रालय से और PMO से जब ये सवाल पूछा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ और जिस समझौते के तहत वो आज़ाद हुआ है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हमको उपलब्ध कराई जाए,
तो वित्त मंत्रालय और पार्लियामेंट्री कमेटी और संसद भवन और पीएमओ से होते हुए जब हमारी आरटीआई वापस आती है तो उस आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय हमको ये कहता है कि यह गहन शोध का विषय है, आप किसी भी वर्किंग डे में आकर के इसके ऊपर शोध कर सकते हैं, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जैसे अब आप बता रहे हैं तो इसका आरबीआई का संचालन इंग्लैंड से हो रहा है, तो देश की आज़ादी के देते समय अंग्रेज जो है अपना ये बैंक यहाँ पर किस रूप में छोड़े? ये बैंक ये छोड़ करके गए थे ये कह करके कि आने वाले टाइम में हम इसी बैंक यहीं से लेन देन चालू होगा। पहले जो रुपया हमारा होता था वो चांदी का रुपया होता था, और जो करेंसी है, ये जो रुपया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चांदी का रुपया है। ये इसे हम 1918 का रुपया है, इसमें 90% चांदी है। इसको यदि आप आज बैंक में जाते हो लेकर के तो बैंक इसे 1 रुपये में लेता है, और बैंक इस नोट को भी 1 रुपये में लेता है। ये भी 1 रुपये में है, ये भी 1 रुपये में है। लेकिन जब आप बाजार में जाते हो, इस 1 रुपये में आपको 1 टॉफी मिलती है और इस 1 रुपये में आपको 1000 टॉफियां मिलती हैं। तो जो बैंक इनको बराबर मान रहा है, बाजार इनको बराबर नहीं मान रहा, तो आप इनमें से कौन से रुपये को असली रुपया कहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि इस रुपये को बैंक लेने से मना कर दे, ये कह दे कि ये चलन में नहीं है, तो बात अलग है। परंतु यदि ये चलन में है और ये भी चलन में है, तो दोनों के दोनों रुपयों की परचेजिंग पावर सेम क्यों नहीं है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने आरटीआईज लगाई। घनश्याम वर्मा जी ने इसके ऊपर 15-20 साल रिसर्च की, जो इस किताब के लेखक हैं, और उन्होंने जब ये जाना कि असल में रुपया धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जिस दिन आजाद हुआ उस दिन का भी पूरा हाँ, जिस दिन जब हम जो धातु है इस पर निर्भर नहीं करता है, असली रुपया असल में रुपये का मानक है। जब हमने उसकी खोज करी तो आर्काइव से हमें दस्तावेज मिला, 15 रुपया बराबर 1 मोहर, यानी कि 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, ये भारतीय रुपये का मानक है। यानी भारत का 1 रुपया बराबर है आरबीआई के 6000 रुपए के नोट के बराबर, यानी कि जो 777 मिलीग्राम सोना परचेज करने की दोनों की पावर जिस हिसाब से है उसके अकॉर्डिंगली। तो राष्ट्रीय किसान सरकार जो है आज धन को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, या देश के आरबीआई जिसे अंग्रेज यहाँ पर छोड़ गए उसको हटाने की मांग? हमारा उद्देश्य है कि देश के लोगों के साथ हो रही गद्दारी, उनके साथ हो रहे धोखे को रोका जाए, वो जिस भी तरीके से रोका जाए। आज हम सरकार के पास जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, आप मीडिया बंधुओं के पास आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हम बता रहे हैं। अब हमने अपनी अदायगी कर दी। आप जयप्रकाश यादव जी का केस आप देखेंगे, उन्होंने अपना फुल पेमेंट कर दिया है, उसके बाद भी बैंक उनके घर को कब्जा करने के लिए आ रहा है। हमने कहा कि आप हमें कम से कम लिखित दस्तावेज तो दे दीजिए। वो लिखित दस्तावेज देने की बजाय सिर्फ इतना कहता हमें नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर है। वो ऊपर कौन है जहां से ऑर्डर है, कम से कम वो तो पता चले। वो ऊपर वाले के पास पहुंचने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि कोई ऊपर वाला आए, वो कहे कि मैं हूं जो सर्वोपरि हूं, जो कह रहा हूं। भारत सरकार बोल रही है हमें नहीं पता, वित्त मंत्रालय बोल रहा है हमें नहीं पता, आरबीआई बोल रहा है हमें नहीं पता, बैंक मैनेजर बोल रहा है हमें नहीं पता। तो कौन है जिसको पता है? कोई तो बताए। तो इसका मतलब हमारे देश को किसी ने गुलामी बना रखा है। ये तो आप जाने, ये तो आपको मालूम पड़े। हमने तो सिर्फ ये बताया, हमने पूछा भारत कब आजाद हुआ, तो सरकार जो जनता सरकार मोर्चा है, ये इस देश से मूल जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए आजादी का बिगुल क्यों नहीं बजा? आजादी का बिगुल बजाएगा देश का आदमी, आजादी की बिगुल बजाएंगे लोग। हम तो आपको सच बता रहे हैं, आपको इसमें से क्या निकालना है, आप इसके थ्रू क्या करना चाहते हो, ये तो आप जाने, आप तय करें। आप बताएं जनता को कि आपके साथ कितनी ठगी हो रही है। उसके बाद जनता को यदि लगता है कि उनके बाप दादाओं की कमाई कैसे चली गई हवा में, आपने देखा होगा आज से 40 साल पहले की बात है, गांव में सबसे गरीब परिवार के पास भी 5 किलो से कम चांदी नहीं होती थी। वो सोना और चांदी आज कहां चला गया? बड़े बड़े जमींदार आज कर्जे में हैं, चाहे 100 एकड़ का जमींदार हो, चाहे 200 एकड़ का, उतना ही भारी कर्जा आज उसके ऊपर है। कमाल की बात यह है कि जिसने कर्जा ले रखा है उसके पास भी पैसा नहीं है।
और जिसने दे रखा है उस बैंक के पास चले जाओ कैश लेने के लिए 10 लाख, वो भी कहता है कल आना, दोपहर को आना, उसके पास भी पैसा नहीं है। यानी देने वाले के पास भी पैसा नहीं है, लेने वाले के पास भी नहीं है, वो है कहां, यह समझ से बाहर की बात है। हमने अब बात आपके बीच रख दी है, आप इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, देश के लोग इसको कैसे समझते हैं, यह देश के लोगों के हाथ में है। सिक्कों का भी सेम वही हिसाब रहेगा जैसा कि नोटों का है। सिक्कों की परिभाषा बताइए जरा। सिक्का चाहे लोहे का हो चाहे चांदी का हो, ये 1912 का है, 1935 के बाद का जो सिक्का है उसमें 50% चांदी है, चाहे ये कागज का हो। 1 रुपया मतलब 1 रुपया, क्योंकि ये हमको लिखित में आरबीआई ने दिया कि धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता है रुपया। रुपया असल में मानक है, यानी सिक्का भी लीगल टेंडर है और नोट भी लीगल टेंडर है। ये रुपये देखिए, ये 100 रुपए का नोट है, ये लीगल टेंडर है। आपने देखा होगा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जब टीवी पर आए, उन्होंने सबके सामने कहा कि कल से ये आज रात 12 बजे से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। यानी कि आपके पास यदि उस रात 10 लाख रुपए की जमीन आपने खरीदी होती तो वो जमीन का कुछ नहीं बिगड़ता। 10 लाख रुपए की भैंस खरीदी होती, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। 10 लाख रुपए की कोई धातु, कोई सोना चांदी खरीदा होता तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन 10 लाख रुपए कैश आपके पास पड़ा है, वो रातों रात खत्म हो जाएगा। ये आरबीआई को स्पेशल पावर दी हुई है कि ये धन आपका नहीं है, ये धन का रिप्रेजेंटेटिव है, ये धन की पर्ची है, असली धन आरबीआई के पास रखा हुआ है। और देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो बैंक में जाए और कम से कम अपना 100 रुपया जमा करा के बैंक मैनेजर से रसीद ले और बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन दे और बोले कि मुझे इसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नर ने कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, गवर्नर के वचन खंड के अनुसार मुझे मेरे 100 रुपए चाहिए इस नोट के बदले। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके साथ कितनी ठगी हो रही है यदि बैंक आपके 100 रुपए आपको नहीं देता है तो। यानी ये कुछ भी नहीं है, ये केवल एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप घर में लिख करके दिख दीजिए कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वैसा ही उतनी ही वैल्यू का है, लेकिन हम इसे मान रहे हैं कि यह रुपया है, इसलिए यह चल रहा है बाजार में। असल में यह कागज के टुकड़े से ऊपर कोई धन वैल्यू इसके अंदर नहीं है। यह खुद भारत सरकार ने बोला है हमको, और इस किताब में सारे प्रमाणिक दस्तावेज दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट फिर क्या एक्शन ले रही है जब सबको पता है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैंक ये सारा खेल खेल रहे हैं? गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? गवर्नमेंट के सामने तो प्रतिवादी बनकर हम कितनी बार जा चुके, गवर्नमेंट के सामने तो एप्लीकेशन डाल चुके, 2000 से ज्यादा आवेदन 100 रुपए के डाल लिए, आरबीआई के पास डाल लिए, आरटीआई डाल ली, यहां तक कि थाने के अंदर एफआईआर की कॉपीज पड़ी हुई हैं, कोई थानेदार एफआईआर कर नहीं रहा है। थानेदार की मेज के ऊपर आईपीसी रखी होती थी, हम थानेदार को निकाल के दिखाते थे, धारा 489 ABCDE 232 से लेकर 254 तक सारी धाराओं के अंदर हमने सारी डिटेल दी कि ये देखो, ये कूटकरण है भारत के रुपए का, ये धाराएं लगेंगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अंदर जाएंगे 8 साल से आजीवन कारावास तक का। लेकिन उसी टाइम पुलिस वाला, थानेदार, सब थानेदार एक बात बोल देते हैं, हमको ये वाला एफआईआर करना सिखाया ही नहीं गया है किसी ट्रेनिंग के अंदर। किसी वकील को यह केस लड़ना नहीं सिखाया गया, किसी जज के सिलेबस में यह सिलेबस नहीं है, किसी अर्थशास्त्री को यह नहीं सिखाया गया, अर्थशास्त्र में किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। जब कहीं इसका जिक्र ही नहीं हुआ तो हमें इसका पता ही नहीं है, और हमारी अगली पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं पता है। पहले वालों को तो पता ही था कम से कम थोड़ा बहुत कि जितना सोना होता है उतने नोट छाप सकते हैं, इस लाइन का तो कम से कम पता था। अगली पीढ़ी को तो वो मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर करता है, उसको लगता है रुपए ट्रांसफर कर दिए, उसको ये भी नहीं मालूम है कि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अब जो सीबीडीसी आ रहा है, जिसके जरिए वो आपको ब्लॉकचेन के जरिए और रियल टाइम एल्गोरिदम के जरिए आपको कंट्रोल करने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी भयानकता का तो अंदाजा ही कुछ नहीं है। उसके बारे में तो देश के लोगों को कुछ अंदाजा ही नहीं है कि वो कितना। कह रहे हैं कि भी हमारा जो उतना ही नोट छाप सकते हैं जितना सोना है, तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसमें जो मनमोहन सिंह जी गए थे कुछ सोना लेके इंडिया से, जी वहाँ से कुछ पैसे लेके आए थे जी, ठीक है। तो अब आप बोल रहे हैं कि जी ये जो नोट है ये डिजिटली हम लोग इसको बैंक में एक्टिवेट कर देता है और हमको दे देता जी। तो उस मनमोहन सिंह को उस टाइम क्या जरूरत थी जब जीडीपी 2% रह गई थी, क्या जरूरत थी जाने की वहाँ पे? वो तो एक डिजिटली एक्टिव करता, और जब काम इसी से हो रहा है भाई 99.9% काम इसी से इसका मतलब गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको गोल्ड लाने की जरूरत क्या थी, यही हम कह रहे हैं। गोल्ड ले जाने की जरूरत क्या थी? कहाँ पे? के लिए कहीं पर नहीं लेकर गए थे।
आरबीआई ही लेकर गया है, मनमोहन सिंह कभी नहीं लेकर गए। जितना भी गोल्ड गया है भारत सरकार कभी नहीं भेजती, वो आरबीआई का ही खाता है सारा का सारा। और आपको जो बताया जा रहा है कि भारत की सरकार ने रुपए के पीछे गोल्ड रखना बंद कर दिया था, ये बहुत बार एक प्रचलन में आपके सामने आएगा ये बात। हमने पूछा है आरटीआई डाल करके, यहां भारत सरकार से पूछा है, क्या आपको ये अधिकार है कि आप गोल्ड स्टैंडर्ड हटा सकते हैं? जवाब दिया नहीं। क्या कोई आदेश है जिसके तहत आपने हटाया है? नहीं। क्या इसके ऊपर कोई संसद के अंदर बहस हुई है, कोई कानून पारित किया गया है? किस आदेश के तहत किया गया है? हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यही एक जवाब उनके पास आता है, उनके पास कोई सूचना ही उपलब्ध नहीं है।